हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास 4। अब तक हमने 3 क्लास में डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पढ़ी, डार्क रिएक्शन भी C3 और C4 पाथवे पढ़े थे। आज हम इस 4th क्लास में केम पाथवे पढ़ेंगे और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज केम पाथवे, क्रेसेल्यूशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम पाथवे का जो फुल फॉर्म है वो क्रेसेल्यूशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है। ये भी ग्लूकोज बनाने का एक अलग पाथवे है। इसमें भी ग्लूकोज ही बनेगा और इसमें भी C3 साइकिल का भी यूज होगा और थोड़ा बहुत अलग भी होगा उससे। तो ये केम पाथवे होता है। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो ओलेरी और रोहानी ने की थी। इन प्लांट्स की खास बात है कि ये CO2 जो फिक्सेशन करते हैं ये नाइट के टाइम पे कर देते हैं। अपना CO2 फिक्सेशन का काम नाइट पे कर देते हैं और फिर डे टाइम में अपनी C3 साइकिल चलाते रहते हैं। मीन्स इसको दिन में अपने स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो केम प्लांट्स है, ये केम साइकिल है, ये सक्सीलेंट जीरोफाइट में पाया जाता है। सक्सीलेंट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिसमें फ्लेशी टिश्यू होते हैं। फ्लेशी टिश्यू होते हैं उनको हम सक्सीलेंट कहते हैं। और जीरोफाइट्स वे प्लांट्स है जो मरुस्थल में उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं। रेगिस्तान या मरुस्थल या डेजर्ट में उगने वाले प्लांट जीरोफाइट्स है और सक्सीलेंट वे जिनमें फ्लेशी टिश्यू होते हैं। ये फ्लेशी टिश्यू जो है वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। वाटर स्टोरेज होता है इनके अंदर, क्योंकि मरुस्थल या डेजर्ट ऐसी जगह है जहाँ वाटर बहुत कमी है पानी की, तो उन्हें अपने स्टोर करके रखना पड़ता है। तो सक्सीलेंट जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं ये हर तरीके से अपना पानी को बचाने की, ट्रांसपिरेशन को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक्चुअली इनके जो स्टोमेटा होते हैं दैट इज यहाँ भी है कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। स्कोटो एक्टिव का मतलब ऐसे स्टोमेटा जो केवल नाइट के टाइम खुलते हैं, नाइट के टाइम ओपन होते हैं और डे टाइम में क्लोज हो जाते हैं। अब अगर ये डे टाइम में क्लोज रहेंगे तो डे टाइम में CO2 कैसे इनटेक करेगा प्लांट? क्योंकि प्लांट को C3 साइकिल चलाने के लिए हमने पढ़ा था कि जब राइबोलोज बिस्फास्फेट में CO2 प्लस CO2 और रुबिस को मिलता है तब PGA बनता है। तो वो जो CO2 आ रही थी वो CO2 बाहर एनवायरमेंट से आ रही थी। अब अगर स्टोमेटा डे में बंद रहेंगे तो CO2 कहाँ से आएगी? इसीलिए ये यहाँ पे ये जो लिखा है CO2 फिक्सेशन एट नाइट, इसका मतलब यही है कि ये नाइट के अंदर अपने CO2 को इनटेक कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो भी प्रोसेस होती है उसको दिन में आराम से कर सकते हैं। देखो अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि ब्रायोफिल्लम है, ओपनशिया जिसको हम नागफनी कहते हैं, अगेव है, एलोवीरा है, यूफोरबिया है, पाइनएप्पल्स है। ये सब प्लांट ऐसे हैं जो जीरोफाइट प्लांट्स है और ये केम पाथवे को फॉलो करते हैं। तो केम पाथवे क्रेसेल्यूशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ओलेरी एंड रोहानी डिस्कवर किया। CO2 फिक्सेशन नाइट में करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इनका एक फीचर है दे हैव स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। जबकि C4 जो प्लांट थे उनमें क्या था, क्रेंज एनाटोमी पाई गई थी। क्रेंज एनाटोमी कल हमने देखा था और इसमें स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं जो नाइट टाइम में ही ओपन होते हैं और उस टाइम पे CO2 फिक्सेशन ये अपना कर लेते हैं। देखो अब इसमें जो है फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होता है? फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 PEP होता है, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 PEP होता है। यहाँ CO2 को PEP एक्सेप्ट करता है, जबकि C3 में RUBP ने करा था, राइबोलोज बिस्फोस्फेट ने करा था। ठीक है। और इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OAA होता है। OAA मतलब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन का होता है। ठीक है। और इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यही है। जैसे हमारा किसमें था, C4 में था, C4 में भी यही था। इसी तरह इसमें भी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। और इसमें एक खास बात और है कि जो पेपकेज एंजाइम है, पेपकेज और रूबिस्को जो C3 में पाया गया था और पेपकेज जो हमने कल C4 में देखा था, इन दोनों की साइट केवल मीजोफिल सेल होती है। मतलब ये दोनों एक साथ मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। जबकि जो याद करो कल C4 साइकिल हमने पढ़ा था, C4 साइकिल में जो पेपकेज था
वो पेपकेज एंजाइम मीजोफिल सेल में था, और जो रुबिस्को मींस जो C3 साइकिल हो रही थी वो C3 साइकिल बंडल शीथ में हो रही थी। तो इन दोनों की साइट में अलग अलग जगह होने के कारण ये दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं, और C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। तो ये जो पेपकेज एंजाइम है और रुबिस्को है, ये दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं C4 साइकिल में, जबकि ये केम साइकिल जो है इसमें ये दोनों बीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। अब देखो इसका पाथवे कैसे, क्या क्या प्रोसेस होती है। ये जो दे रखे हैं दैट इज स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा है, ये नाइट के टाइम पे, ये देखो ड्यूरिंग नाइट है, ड्यूरिंग नाइट इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एसिडिफिकेशन हो रहा है, एसिडिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है। एसिडिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है मींस एसिड बन रहा है। देखो CO2 को ये इनटेक करता है, HCO3 और PEP मिलकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, देन फिर ये मेलेट बनाते हैं और मेलेट से मेलिक एसिड बनाते हैं। ये भी कल यहाँ C4 में बना था। बस ये यहाँ पे आके नाइट का काम स्टॉप कर देते हैं, रात में इनका काम यहाँ आके रुक जाता है, और ये वैक्यूल में उसको सेव कर लेते हैं। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल सेल के अंदर पाई जाने वाली एक खाली जगह सी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइम के एंजाइम्स वगैरह और वेस्ट मटेरियल वगैरह भरे होते हैं। तो मैलिक एसिड को प्लांट्स अपने नाइट में फॉर्म कर कर और नाइट में ही बनाकर रख लेते हैं। इस प्रोसेस को हम एसिडिफिकेशन कहते हैं। अब अगला दिन जब सुबह होगी तब ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, यहाँ से किसी भी चीज का न अंदर आएगा न बाहर जाएगा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा लीफ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और डाइकोट प्लांट्स के जो स्टोमेटा की जो सेल है वो बीन शेप होती है, और मोनोकोट की कैसी होती है? डंबल शेप होती है। डंबल शेप, जो हम डंबल यूज करते हैं जिम में, उस शेप की इनकी गार्ड सेल होती है। एक्चुअली स्टोमेटा कुछ इस तरीके से, स्टोमेटा की अब मैं अगर पूरी प्रोसेस बताऊंगा तो देखो, एक बार मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ स्टोमेटा का। कुछ इस तरीके से गार्ड सेल होती है, और फिर उसके पास SS3 सेल्स होती है लगी हुई। इस गार्ड सेल की जो स्ट्रक्चर है वो डाइकोट में बीन शेप होती है, जैसे किडनी शेप बोल सकते हैं बीन शेप, और मोनोकोट में डंबल शेप होती है। तो ये स्टोमेटा जो है, ये स्टोमेटा को दिन में अपना क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा जब दिन में क्लोज हो जाएंगे तो ना CO2 इनटेक हो पाएगी, ना वाटर का लॉस हो पाएगा। वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब इस मेलिक एसिड का यूज होगा, मेलेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा, जिसको हमने कल C3 एसिड कहा था। ये पायरुवेट बन के, और फिर ये मेलेट में से जब ये CO2 रिलीज होती है तब पायरुवेट बनता है, और ये फिर से स्टार्च बना लेगा, और स्टार्च यहाँ पे आके फिर से मेलिक एसिड। तो ये साइकिल तो चलती रहेगी, लेकिन जो ये CO2 है ये केल्विन साइकिल में यूज हो जाएगी, और यहाँ से फिर हमारा प्रोडक्ट ग्लूकोज बन जाएगा। 6 टाइम्स ये चलेगी और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरीके से स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा है जो वर्क करते हैं डे टाइम में। डी एसिडिफिकेशन होता है, हमने नाइट टाइम में देखा एसिडिफिकेशन, डे टाइम में इसका डी एसिडिफिकेशन होता है। डी एसिडिफिकेशन की प्रोसेस डे टाइम में होती है और नाइट टाइम में एसिडिफिकेशन होता है। ये केम प्लांट थे, और इनकी जो खास बात है ये जक्सिलेंट जीरोफाइट में पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। अगला हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम हिंदी में प्रकाश श्वसन भी कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। एक तो रेस्पिरेशन होता है, एक फोटो रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बट फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट। फोटो रेस्पिरेशन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये होती है। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इसके अलग अलग नाम हैं। PCO साइकिल भी बोलते हैं। PCO मीन्स
फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेज। फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेज साइकिल इसका नाम है। इसको हम एक नाम C2 साइकिल भी बोलते हैं और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन के अदर नाम हो गए PCO साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेज, C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। ये इसके डिफरेंट अलग अलग नाम है। अब इसकी जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी डेकर एंड टीओ ने करी थी। किसने करी? डीकर एंड टीओ ने। और किसमें करी? दैट इज इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, डेकर एंड टीओ ने। ये वेस्टफुल प्रोसेस है, मींस इसमें ना तो हमें कोई एटीपी फॉर्मेशन होगा। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहा है इसे? क्योंकि इसमें नो एटीपी एंड NADPH फॉर्मेशन, नो एटीपी एंड NADPH फॉर्मेशन, कोई भी एटीपी नहीं बनेगा और ना NADPH, ना NADPH2 बनेगा ना एटीपी बनेगा, कोई एनर्जी करेंसी नहीं बनेगी। जबकि हमने देखा लाइट रिएक्शन में हमारी एटीपी बनती है, डार्क रिएक्शन में हमारा ग्लूकोज बनता है, वो भी यहाँ नहीं बनता। उल्टा यहाँ उल्टा काम ये होता है कि CO2 जो है उसका और लॉस होने लग जाता है, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन होगा तो CO2 निकलेगी, O2 को काम में लिया जाएगा। तो CO2 का लॉस होता है, कोई एटीपी नहीं बनता है। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड इट वेस्टफुल प्रोसेस, कोई काम की नहीं है। अब अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस है तो प्लांट में क्यों होती है? ये प्लांट में कुछ एक रीजन से होती है। एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो है, अगर फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो क्लोरोफिल जो है उसको सोलराइजेशन से बचाता है। सोलराइजेशन से बचाता है। सोलराइजेशन मीन्स जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो उससे क्लोरोफिल कंटेंट जल जाता है, खराब हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो उसको सोलराइजेशन बचाने का काम भी ये करता है। ये इसका मतलब सेकेंडरी काम बोल सकते हैं, कोई ज्यादा इसका वैसे यूज नहीं है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट। ये केवल C3 प्लांट में ही पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C3 प्लांट का। ये कहाँ होता है? ये 3 सेल ऑर्गेनिल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कौन से सेल ऑर्गेनिल्स में होती है? तो दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या कंडीशन फोटो रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नेसेसरी है? तो हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हाई ऑक्सीजन और लो CO2 होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तभी रेस्पिरेशन हो पाएगा। CO2 कम होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जिसके लिए C3 प्लांट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। अब एक नया इफेक्ट आता है, वारबर्ग इफेक्ट। वारबर इफेक्ट जो था वारबर्ग ने दिया था, नाम से पता चल रहा है, वो तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये क्या कहता है? डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई O2 कंसंट्रेशन। अगर O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक यील्ड में कमी कर देगा, क्योंकि वहाँ फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाएगा, CO2 का लॉस होने लग जाएगा। और जो रूबिस्को होता है वो रूबिस्को भी मैंने बताया था कि रूबिस्को जो होता है वो CO2 से भी एफिनिटी दर्शाता है, O2 से भी दिखाता है। मीन्स दोनों से बाइंड हो सकता है, लेकिन जब हाँ तो वो जब अगर CO2 से बाइंड होने लग जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, क्योंकि रूबिस्को CO2 के साथ बाइंड होना जरूरी है C3 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए हम इस इफेक्ट को वार्बर इफेक्ट कहते हैं। कि क्या ये क्या है कि हाई ऑक्सीजन जब कंसंट्रेशन हो जाती है तो फोटोसिंथेटिक यील्ड में कमी आ जाती है। इसको हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इससे तो सब वाकिफ होंगे वैसे। लो ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है ये ब्लैकमैन ने दिया था, दैट प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन इन 1905। इन्होंने बताया कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन कई सारे चीजों से अगर वो गवर्न हो रही है तो उसकी जो रेट है वो रेट जो डिटरमाइन होगी जो सबसे कम अमाउंट में जो हमारे पास
प्रोडक्ट है या जो भी हमारे पास सबसे कम अमाउंट में जो भी पदार्थ होगा, सब्सटेंस होगा, उसके द्वारा वो उसकी केमिकल प्रोसेस की रेट गवर्न होगी। वापस समझो एक बार कि ब्लेकमैन ने ये कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर एक से ज्यादा पदार्थों से, एक से ज्यादा सब्सटेंस से गवर्न हो रही है, मतलब उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस काम में आ रहे हैं, तो उस रिएक्शन की जो रेट है, उस रिएक्शन की जो दर है, उस रिएक्शन का होने का जो टाइम है या उसकी जो दर है, वो किस पर डिपेंड होगी? जिस सब्सटेंस, जिस मॉलिक्यूल, जिस पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी सबसे कम होगी, वो उसके द्वारा गवर्न होगी। मतलब उस रिएक्शन का उसी पे डिपेंड करेगा कि तेज चलेगी कि जल्दी होगी, कम धीरे होगी, किस पर? जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसको हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, दैट इज प्रपोज्ड बाय ब्लेकमैन इन 1905। अब देखो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के जो मेन C3 C4 केम और रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन था, वो हमने पढ़ लिया है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो फोटो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो हम देख लेते हैं। कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे फोटो रेस्पिरेशन के, कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ लीव्स है, अगर नंबर ऑफ लीव्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि लीव्स ज्यादा होगी तो क्लोरोफिल ज्यादा होगा, क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो लाइट कैप्चर ज्यादा होगी और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। साइज ऑफ लीफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटोसिंथेसिस के, जितनी बड़ी लीफ होगी, जितना ज्यादा एरिया मिलेगा, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स भी मायने रखता है कि अगर लीफ जो है वो पेड़ पर किस तरीके से लगी है। अगर जैसे मोनोकोट की लगी होती है तो ये दोनों सरफेस इसके लिए अवेलेबल होती है, जबकि क्या है डाइकोट की जो लीव्स है कुछ इस तरीके से लगी होती है, ऊपर वाली सरफेस पर ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो ओरिएंटेशन भी मायने रखता है लीव्स का कि किस तरीके से लीव्स प्लांट पर लगी हुई है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। एज ऑफ लीव्स, अगर लीफ जो है मेच्योरिटी तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसी प्लांट की मेच्योरिटी तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटोसिंथेसिस के। मींस मेच्योरिटी आने से पहले तक जो लीव्स अगर एज बढ़ती जाती है तो उसमें क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ता जाता है और फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। बट एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस, एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस मतलब जीर्णता के टाइम पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है फोटोसिंथेसिस के। अगर एज ज्यादा बढ़ने लग जाएगी तो फोटोसिंथेसिस कम होने लग जाएगा। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक हद तक, मतलब एक पॉइंट तक तो CO2 बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उस पॉइंट के बाद फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। सनलाइट की अगर हम बात करें तो सनलाइट जो है वो भी, अब ये तो सब देखो, अभी जो ऊपर वाले हमने फैक्टर पढ़े हैं दैट इज इंटरनल फैक्टर थे प्लांट के, जो प्लांट के अंदर पाए जाते थे कि प्लांट अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये सब जो थे इंटरनल फैक्टर्स थे, यहां तक ये इंटरनल थे। अब कुछ एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल जो है वो भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल। अगर जैसे हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, इस लाइट पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और इसको हम कहते हैं पार। पार मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो होता है ये 400 से 700 नैनोमीटर पर होता है। लाइट के अलग अलग वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो 400 से 700 पर पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस अब पार के अंदर भी हमने अब पढ़ रखा है, बचपन में भी कई बार पढ़ा है, विबग्योर होता है। 7 लाइटें होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये जो 7 लाइट हैं, इस लाइट में भी अगर रेड लाइट होगी तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, देन ब्लू में होगा और देन ग्रीन में होगा।
ग्रीन जो लाइट होती है उसमें सबसे कम लोवेस्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और रेड लाइट में सबसे ज्यादा होती है। तो 400 से 700 नैनोमीटर पर फोटोसिंथेसिस काम करता है, इसको हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसके अलावा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर। ऊपर जो थी इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन थी, ये एक्सटर्नली CO2 कंसंट्रेशन है, ये भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। चलो, नेक्स्ट आता है CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए, मतलब नेट फिजिकल प्रोडक्ट जो है हमारा एनपीपी जो है वो जीरो हो जाए। अगर एनपीपी जीरो हो जाए मीन्स जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है उतना रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसको हम CO2 कंपनसेशन पॉइंट कहेंगे। और ये अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग है। जैसे CO2 अगर 0 से 10 ppm के बीच होती है तो ये C4 के लिए कंपनसेशन पॉइंट है। मीन्स अगर CO2 की जो क्वांटिटी जो अमाउंट है वो 0 से 10 ppm है तो वो C4 प्लांट में जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। और CO2 कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट्स के लिए होता है 25 से 100 ppm। मतलब अगर CO2 कंसंट्रेशन इतनी रहेगी तो दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर होगा, नेट फिजिकल प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होगा। ठीक है। अब कुछ इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है, कुछ इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस को बंद करने के लिए, जिसमें सबसे पहले ऐसे जो पीएस सेकंड को ब्लॉक कर देते हैं। पीएस सेकंड कहाँ था, याद करो। पीएस सेकंड जब जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक पढ़ा था उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ओईसी से आता था और पीएस सेकंड के पास जाता था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर से पीएस सेकंड के पास जाता था। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो किस किस के बीच में, पी 680 के बीच में, और ये यहाँ पी क्यू इधर चला गया है, प्लास्टोक्यूनोन के बीच में। प्लास्टोक्यूनोन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। तो इसमें ये इस तरीके से फोटोसिंथेसिस को बंद कर देते हैं। पहला आता है DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, डाईयूरोन CMU, ये PQ नहीं है यहाँ पर, मोनोयूरोन और पेन। पेन की फुल फॉर्म क्या है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, डाईयूरोन CMU, मोनोयूरोन, ये सब क्या करते हैं, पीएस सेकंड को ब्लॉक कर देते हैं। किस किस के बीच में, पी 680 और प्लास्टोक्यूनोन के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो पीएस फर्स्ट जो होता है हमारा P700, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देते हैं। P700 और फेराडोक्सिन के बीच में जो हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था, उसमें जैसे डाइकाट, पैराक्वाइट जो हमारे ईवीडी साइड है, ये भी एज ए इनहिबिटर ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्क करते हैं। तो गाइस, ये हमारा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। हमने लाइट डार्क रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, हमारा ग्लूकोज प्रोडक्ट बन गया है। अब वो ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहाँ डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा वहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा और वहाँ से फिर एनर्जी बनाई जाएगी। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे हम अब अगली क्लास में रेस्पिरेशन को देखेंगे। थैंक यू।